डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 गुजरात बोर्ड, दिस इज चैप्टर नंबर 14। आपका जो एसएस है जिसका चैप्टर नंबर 14, एक्चुअली में ये सिविक्स का पहला लेसन है। 14 नंबर से जितने भी चैप्टर्स हैं वो सिविक्स में गिने जाएंगे। तो सिविक्स का फर्स्ट लेसन और आपकी बुक का 14th लेसन जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप सोच रहे होंगे डाइवर्सिटी क्या है, यूनिटी क्या है। सो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स रीड द फर्स्ट 2 lines. Our country is a country of diversity. It has a unique identity having diversity in religion, language, caste and economic equality. Diversity का मतलब है विविधता, differences. कितने सारे प्रकार के रिलीजन है हमारे देश में, भाषाएं बोली जाती है, जाति है, और इकोनॉमिक मतलब गरीब है, बहुत ही मालदार लोग हैं, काफ़ी गरीब भी लोग हैं। ऐसा अगर कोई एक कंट्री है तो वो है इंडिया। इंडिया इंडिया सही कहा मैंने। क्या है? इतने सारे धर्म। आप देखो यहाँ पे हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरोएस्ट्रिज्म। इसके अलावा काफ़ी सारी भाषाएं, हिंदी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, काफ़ी सारी हैं, संस्कृत। कास्ट की बात करें, बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहले से चले आ रहा है। अभी तो ST, SC, OBC, जनरल वगैरह चल रहा है। और इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब एक कैटेगरी है रिच लोगों की, दूसरी है पुअर लोगों की, और बीच में आते हैं मिडिल क्लास। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, हमारी कंट्री में फूड की बात किया जाए, आप लोगों से फेस्टिवल की बात किया जाए, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड अटायर। कस्टम्स मतलब हमारे रीति रिवाज, अटायर मतलब हमारा ड्रेस। कितना वेरिएशन है सबके अंदर। हमारी सोशल लाइफ में ये सब आप देख सकते हैं, जहां पर भी जाओगे अलग टाइप का खाना मिलेगा पूरे इंडिया में। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर यूनिटी एंड इक्वालिटी। सो हमारे देश में अगर हम सब इतने सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बिना कोई झगड़े के, बिना कोई किचकिच के अगर साथ में रहना, तो हमें क्या करना होगा। चलिए तो उसी के बारे में बात करेंगे हम। बच्चों यहाँ पर लिखा है थिंक। आप लोगों को सोचना है। क्या सोचना है? आप जिस क्लास में पढ़ते हो ना, उस क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, राइट। सारे के सारे बच्चे देखना एक दूसरे से अलग है। कोई हिंदी भाषी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई मुस्लिम है, कोई पंजाबी है, कोई साउथ इंडियन है कि नहीं? है ना। इसके बाद का ये जो पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें लिखा है द डाइवर्सिटी विच इज सीन इन इंडियंस इज रेयरली सीन इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। सो जो डाइवर्सिटी मतलब इतनी सारी डिफरेंट चीजें सिर्फ इंडियंस में देखने को मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। एक ऐसा ही देश है इंडिया। इंडिया हैज बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट बन चुका है क्योंकि एक ऐसा देश है जिसमें लगभग मेजर जो धर्म के लोग हैं वो सब यहाँ पर बसते हैं। इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप देखो हमारे कलर, हमारे ड्रेस, ये अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडियन अलग दिखते हैं, साउथ इंडियन अलग दिखते हैं, कपड़े अलग, भाषा अलग, बोली अलग, खाना अलग। देखो ये सबके कपड़े देखो, कश्मीरी, नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, बंगाल, गुजरात, लद्दाख, है कि नहीं डिफरेंस? यू कैन सी द डिफरेंस। अगर मैं बात करूं यहां से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आपको काफी सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। आइए इसी डाइवर्सिटी को ध्यान से बारीकी से समझते हैं, एक एक करके एक एक पैराग्राफ को समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजन। हमारे देश में लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कैसे धर्म? कौन सा धर्म? सबसे पहले बात करूंगा मैं हिंदुइज्म, दूसरा आता है इस्लाम, मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग, दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म मतलब पंजाबी पीपल, बुद्धिज्म, ज़ोरोएस्ट्रिज्म, जैनिज्म। ये मेजर धर्म है हमारे देश के। ये सब साथ में रहते हैं हार्मोनियसली इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। बाकी कोई कंट्री में ऐसा नहीं है बच्चों, इंडिया में ही ऐसा है
इतने प्रकार के विभिन्न विभिन्न लोग रहते हैं, देन ऑल्सो दे आर लिविंग विद पीस, शांति से रहते हैं। लगता भी नहीं कि हमारे बाजू में इतने सारे लोग, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं। ऑल द रिलीजन्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री विद गुड इंटेंस दैट ऑल कैन प्रैक्टिस और फॉलो द रिलीजन इक्वली। देखो ज्यादातर हिंदूज है, बराबर है, इंडिया में 80% समझ लो हिंदू पीपल है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को चलेगा कि भाई आप दूसरा धर्म नहीं पाल सकते। सभी को इक्वल राइट्स दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। किसी को भी कोई भी धर्म फॉलो करना है वो कर सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। धर्म को तो देख लिया, लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज, भाषा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे देश में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी और कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। In spite of existing diversity in language, various languages have importance to maintain unity of our country. इसमें से काफ़ी सारी भाषाएं ऐसी है जो हमारी यूनिटी को बरकरार बनाए रखते हैं। आप ज़रा अपने बारे में सोचो, अपनी सोसाइटी में ज़रा सोचो, कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। देन ऑल्सो यू आर लिविंग, एक यूनिटी के साथ रहते हो ना सोसाइटी में, है ना। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, यही तो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंडियन कल्चर के बारे में। कल्चरल डाइवर्सिटी इज वाइडली सीन इन आवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिलीजन एंड लैंग्वेज। कल्चर में बात करूं मैं, रिलीजन एंड लैंग्वेज, दो कारण है, एक तो धर्म और दूसरी भाषा है। जितने धर्म उतने कल्चर, जितनी भाषा है उतने कल्चर। सो कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ईजिली बी सीन इन वेरियस रीजन्स और स्टेट्स। आपको पता है अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं हैं, बराबर है। तो जितने जगहों पर आप जाओगे वहां पर आपको उनके कल्चर देखने को मिलेंगे। गुजरात में गुजराती कल्चर चलता है, महाराष्ट्र में मराठी कल्चर बोलते हैं, बिहार में बिहारी कल्चर, यूपी में, बिहार में, साउथ में जाओ तो साउथ इंडियन कल्चर। आगे मैं बात करना चाहूंगा, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज, मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती एंड बैसाखी और काफी सारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया में। जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, और कोई कंट्री का जरा सा नाम बताओ जिसमें इतने सारे फेस्टिवल्स हो और वो भी अलग अलग लोग। जस्ट इमेजिन, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो ना, उसमें सभी धर्म के लोग वहां पर दिखाए गए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुजराती है, पंजाबी है, साउथ इंडियन है, मुस्लिम है। सो यही है हमारे कल्चर की डाइवर्सिटी, यही चीज इंडिया को यूनिक बनाता है इन एंटायर वर्ल्ड। हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं, फेस्टिवल्स है, किसी और देश के पास नहीं। जितना मजा आप इंडिया में कर सकते हैं, मैं लिख के देता हूं, और कोई कंट्री में उतना मजा आपको नहीं आएगा। आगे मैं बात करना चाहूंगा थिंग्स टू नो। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का। जो लोग डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, राइट, वो एक्सपर्ट होते हैं वहां के डांसेस में। जैसे कि गुजरात में रास गरबा, डोली तारो ढोल, अगर पंजाब में जाओ तो बल्ले बल्ले भांगड़ा, उत्तर प्रदेश में जाओ तो कथक, आंध्र प्रदेश में जाओ तो कुचिपुड़ी, केरला में जाओ साउथ में तो कथकली, तमिलनाडु में जाओ तो भरतनाट्यम, आसाम में जाओ तो बिहू, ओडिशा में जाओ तो ओडिसी, और राजस्थान में जाओ तो घूमर घूमर। आपने तो ये डांस देखा ही है। काफी सारे बच्चों ने इसमें से काफी सारे डांसेस नहीं देखे होंगे, जैसे साउथ इंडिया के। आप सभी लोग कथक के बारे में जानते हो, काफी सारी लड़कियां कथक डांस सीखने जाती है, क्लासेस करती हैं, राइट। आप ओडिसी के बारे में, आसाम के बारे में, बिहू के बारे में नहीं जानते होंगे, बट भांगड़ा सब जानते हैं, गरबा सब जानते हैं, घूमर जानते हैं, कथक जानते हैं, भरतनाट्यम जानते हैं। ये सब तो पॉपुलर डांसेस है। सिटीज में इसके क्लासेस होते हैं, बच्चे सीखने जाते हैं, क्योंकि सिटी एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर सारे धर्म के लोग और सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं। उनके बच्चों को उन स्टेट का कल्चर देने के लिए उनको यहाँ पर क्या है, ऐसे अलग अलग डांसेस हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मजा आता है ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, थोड़ा पेंसिल वेंसिल लेके बैठ जाइए, पेंसिल ले लीजिए या तो बॉल पेन ले लीजिए। क्या लिखा है, अलॉन्ग विद डाइवर्सिटीज देयर आर ऑल्सो मेनी वेरिएशंस इन पीपल फूड। ओके, पता है हमें कि फूड अलग है, कपड़े अलग है, लोगों के घर, लोगों की कस्टम्स, मतलब बिलीफ्स, ट्रेडिशन, धर्म, सब कुछ अलग है भाई। डाइवर्सिटी सब में है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहां इतनी सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी तो आपने देख लिया फूड में है, अटायर में, रेसिडेंस में है, बट हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा हमारा क्लाइमेट।
अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट है। नॉर्थ का क्लाइमेट ठंडा है, साउथ में गर्म है, गुजरात के साइड मिडल में गर्म नरम दरम सब है। दूसरा है टोपोग्राफी। देखो अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ पर देखो कैसे पहाड़ है सब जगह पर, यहाँ पर प्लेन से रेगिस्तान है, फिर ये पूरी पहाड़ एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, ये पहाड़ है, कितना सारा ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस है। इसके अलावा एक और फैक्टर है हमारा फार्मिंग। सबसे ज़्यादा फार्मिंग इंडिया में होती है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद है फॉरेस्ट, ये भी हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट है। कभी जाओ यार फॉरेस्ट में घूमने, एमपी में है, गुजरात में गिरनार है, जाओ कभी सापुतारा जाओ, कान्हा नेशनल पार्क जाओ, वैसे जंगलों में जाओ, घूमो, तब जाके नेचर से प्यार होगा आपको। चलिए बात करते हैं इसी एक्टिविटी को, जरा ध्यान से देखते हैं। लिखा है यहाँ पर सी द मैप ऑफ इंडिया। सो मैप ऑफ इंडिया में आपको देखने को बोला है 2 स्टेट्स को, आसाम एंड केरला। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रहा आसाम, और दूसरा मैप लेना चाहूंगा और ये रहा केरला। दोनों का प्लेस अलग अलग है इंडिया में, तो वहाँ के जो कंडीशन है जोग्राफिकली वो टोटली अलग है। वहाँ का फूड अलग है, वहाँ का लोगों का कपड़े अलग है, फार्मिंग अलग है, ऑक्यूपेशन अलग करते हैं। वहाँ की ज़मीन में जो उगता है वो लोग वहाँ पर वो फार्मिंग करते हैं। जैसे केरला में फिशिंग होती है ना, देखिए दरिया किनारा है। सो चलिए सबसे पहले मैं 2 फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा, 2 लोकेशन। एक है ये आसाम का लोकेशन, देखो यहाँ के जो प्लेसेस हैं। दूसरा फोटोग्राफ है केरला। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ गूगल या यूट्यूब कीजिए इन दोनों स्टेट्स के बारे में। आइए चलिए अभी इस एक्टिविटी को भरेंगे हम। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ सब फेस्टिवल्स। यहाँ पर फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं बच्चों। ये फेस्टिवल कौन से लोग मनाते हैं, मतलब कौन से धर्म के लोग, वो हमें लिखना है। सबसे पहले है पतेती। सो पतेती सेलिब्रेट करते हैं पारसी पीपल, लिख दीजिए यहाँ पर। सेकेंड है ईद, तो आप सभी को पता है मुस्लिम पीपल। शिवरात्रि आप सभी को पता है हिंदू का फेस्टिवल है। बैसाखी बल्ले बल्ले पीपल, मतलब के पंजाबी पीपल। क्रिसमस आप सभी को पता है क्रिश्चियंस लोग, इनका फेस्टिवल है, तब भी हम इंडिया में सब लोग मनाते हैं। महावीर जयंती जैन पीपल, देन ऑल्सो पूरी इंडिया में सेलिब्रेट होता है। देखो अगर आप यूएस जाते हो तो वो लोग सिर्फ क्रिसमस मनाते हैं, बाकी कोई इससे लेना देना नहीं है। आप मुस्लिम कंट्रीज में जाओगे उनको ईद मोहर्रम से लेना देना है, हमारे त्यौहार से कोई लेना देना नहीं है। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ये सारे त्यौहार सारे स्टेट्स में मनाए जाते हैं, हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है। सभी लोग उसको एंजॉय करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी हो। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट नीचे वाला जो ब्लैंक्स है जिसमें लिखा है, यहाँ पर कुछ डांसेस के नाम लिखे हैं। वो डांसेस कौन से स्टेट को एसोसिएट करते हैं, कौन से स्टेट से आते हैं वो लिखना है। जैसा सबसे पहला है कथकली, हमने आगे ही पिक्चर्स देखे थे। कथकली बिलोंग करता है केरला से। घूमर सभी को पता है राजस्थान से। रास गरबा तो पता ही होगा, आप गुजरात में रहते हो तो गुजरात का ये भाई फेमस सभी को पता है। और लास्ट में है बल्ले बल्ले बोलूँ तो भांगड़ा, पंजाब का है भांगड़ा। चलिए ये एक्टिविटी हो चुके फिनिश, छोटी सी थी। आगे बढ़ेंगे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ये पेज के ऊपर। हम एक एक पैराग्राफ को समझेंगे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। यहां पर लिखा है इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज सच एज अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल एक्सेट्रा। मैं आपको समझाना चाहूंगा, इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर है, वो सदियों पुराना है, जमाने से चला रहा है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। हमारे लोग भले एक देश में इंडिया के हैं, पर सबके कपड़े अलग, खाना अलग, घर अलग, धर्म अलग, भाषा अलग, उनकी रीति रिवाज, फेस्टिवल्स अलग। देन ऑल्सो हम सबके जो इमोशनल है उसमें यूनिटी है कि वी आर इंडियंस, चाहे कोई भी धर्म का हो। सो हमारे देश में यूनिटी है और हमें इस यूनिटी को बरकरार रखना है। अगर कहीं पर यूनिटी नहीं भी है तो हमें उसको यूनिटी में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यही एक फीचर है, यूनिक फीचर, मतलब सबसे अलग, जो किसी कंट्री के पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर इतने सारे धर्म के लोग नहीं है। भाई हमारे पास है तो क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए। हमें सिर्फ एक दूसरे को समझने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की भाषा, धर्म, खाना, फेस्टिवल्स, एक दूसरे का सम्मान करना है, ऑटोमेटिकली यूनिटी तो आ ही जाएगी। सो इसीलिए हमारा देश यूनिक है बच्चों। सेकेंड जो पैराग्राफ इस पेज का, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कास्ट love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for the nation. It is called national unity. हम सब एक है। ये 5 उंगलियां है ना, हम समझो हम 5 अलग अलग लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। जब एक साथ जब मिल जाते तो मुट्ठी बनती है, और यही हमारी यूनिटी है बच्चों।
हमें भी इस मुट्ठी की तरह बनना है, सबको एक बन के रहना है, कोई भी तोड़ना चाहे टूटना नहीं है। थर्ड पैराग्राफ, डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी। अगर हम में लोगों में नेशनल यूनिटी रही तो हम इकोनॉमिक से आगे बढ़ेंगे, सोशली आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो ही ना। तेरा मेरा करने में रह गए तो वही रह जाएंगे, याद रखना। पीपल मेंटेन पीस, पीस मतलब शांति, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटीज। एक दूसरे को ऐसा मत कहो कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू पंजाबी है, तू गुजराती है, तू मराठी है। अरे यार हम सब इंडियंस है, ऐसा बोलो। शांति बनाओ, एक दूसरे को हानि मत पहुंचाओ, सिक्योर रहो, एक दूसरे की मदद करो, किसी को परेशान ना करो। शांति बनाए रखो, ऑटोमेटिकली हमारा देश खिल उठेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन, आप जानते हो ये डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली, 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, अगर आपको याद हो तो। बच्चों इन्होंने एक सेंटेंस कहा था, देखिए जरा पर, इफ वी वॉन्ट टू सर्वाइव एज अ नेशन, अगर हम एक नेशन की तरह बचे रहना है, डट के रहना है इस वर्ल्ड के अंदर, तो वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी। हमें नेशनल यूनिटी की नीड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हम सबको मानना पड़ेगा कि नेशनल यूनिटी ही हमारी ताकत है, यूनिक फीचर है दुनिया से लड़ने के लिए। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्रीमैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस। जब हमारे देश में आज़ादी की लड़त चल रही थी ना, मूवमेंट, हम लोगों ने यूनिटी नहीं दिखाई होती ना तो हम लोग आज़ादी नहीं होते। हम लोगों में यूनिटी थी पेट्रियटिज्म की, देशभक्ति की, सेक्रीफाइस की, बलिदान देने की। यही यूनिटी हम सब में होनी चाहिए, देश के लिए मर मिटने की, देश के लिए कुछ भी करने की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। यस, द मेन फीचर है हमारे देश का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भले हम सब अलग है पर हम सब एक है, इंडियंस। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ये वाले पॉइंट पे जहां पे लिखा है थिंक। बच्चों अवश्य सोचना पड़ेगा। इंडियन यूनिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन आवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम बताए ना, जन गण मन, आपने सिर्फ गाया होगा, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, बहुत सोच समझ करके। आज भी हर इंडियंस की जुबान पे है, जो सच्चा इंडियन है अवश्य इसके जुबान पे जन गण मन होगा ही होगा। ये है हमारी यूनिटी, जन गण मन के अंदर भी यूनिटी दिखाई है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज के साथ। बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है द वर्ल्ड इज अ फैमिली वसुदेव कुटुंबकम। ये हमारे देश का मोटो है पूरे वर्ल्ड के लिए कि आपका देश आपका ही परिवार है, कुटुंब है। डिफरेंट कास्ट है हमारे देश में, रिलीजियंस, धर्म है, कस्टम्स है, कल्चर है, लैंग्वेज है। दे ऑल आर इंटीग्रेटेड इंडिया। यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं से बने हैं। सिंस इंडिया हैज अ डाइवर्स कल्चर, कल्चर डाइवर्स मतलब इंडिया में इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, it has been able to create a variety in culture. India has followed the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. इंडिया ने ऑलवेज एक ही प्रिंसिपल, एक ही मोटो फॉलो किया है, वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा वर्ल्ड हमारा फैमिली है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स। सही मायने में बात करूं तो इंडिया पूरे देश को एक फीलिंग देता है रिलीजियस टॉलरेंस की। हमारे देश में इतने प्रकार के रिलीजियंस है, देन ऑल्सो हम सब लोग साथ में इक्वली रहते हैं, और कोई देश में ऐसा है नहीं। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जो इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी साथ में बन के रहता है, मिलकर रहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारा यूनिक फीचर है। हमारी कंट्री में हम देखते आए हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजियंस। एक ही सोसाइटी पकड़ लो या कोई एक एरिया पकड़ लो, एक बड़ौदा सिटी पकड़ लो, कितने धर्म के लोग हैं, सभी कास्ट के लोग, सभी भाषा के लोग, फेस्टिवल्स मनाते हैं यार, सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इंडिया के लोग लाइफ जीते हैं, द लाइफ ऑफ को एग्जिस्टेंस। इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड कंजर्व्ड दिस यूनिक डाइवर्सिटी। हमने ही इसे बनाया है भाई, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा संभाल के, टूटने नहीं देना इस यूनिटी को। यही हमारी ताकत है, और बाहरी कंट्री के लोग इसको तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। बट बच्चों, आप फ्यूचर हो, भविष्य हो देश का, इस यूनिटी को मत तोड़ने देना, बनाए रखना। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक, एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। देश में लोग बट ना जाए, लोग एक दूसरे के साथ लड़े नहीं, इसके लिए कौन से एफर्ट्स करने चाहिए और कौन से एफर्ट्स किए गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सो बच्चों, आपका ध्यान यही होना चाहिए। ध्यान है ना आपका?
है तो जरा कमेंट में लिख के बताइए, हाँ सर मेरा ध्यान है। इसी के साथ मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन आवर कंट्री। डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब विविधता, इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज। जब देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो लोगों में क्या करते हैं पता है, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। जैसे कि आपका क्लासरूम पकड़ लो, स्कूल पकड़ लो, आप लोग एक ग्रुप बना लेते हो ना कि भाई गुजरातियों का ग्रुप, मराठी का ग्रुप, मुस्लिम का ग्रुप। डिस्क्रिमिनेट, अलग कर देते हो लोगों को, आप पूरा क्लास को तोड़ देते हो धर्म से, भाषा से। जब मैं स्कूल में था तो मैं राजस्थानी के घर से बना हुआ रोटला खाता था, बराबर है। मस्जिद में जो ग्राउंड था वहां पे जाके क्रिकेट खेलता था मुस्लिम भाइयों के साथ। हम सब एंजॉय करते थे, हमारा बचपन सब साथ में खेलते थे, इसलिए आज भी हमारी दोस्ती है। हमारे मन में किसी के लिए भी कड़वाहट ही नहीं है। आप लोगों को ये डिस्क्रिमिनेशन हटाना है हमारे कंट्री से। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? एक तो है रिच पुअर वाला। रिच पीपल जो बच्चे होते हैं वो गरीब को देख के इससे बात नहीं करनी है। एक हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम है मेल फीमेल की। मेल फीमेल को कोसते हैं, फीमेल मेल को कोसते हैं। नहीं यार, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझो और सॉल्व करो। फिर एक ऐसी कैटेगरी है लिटरेट, मतलब पढ़ा लिखा, और दूसरा अनपढ़। तो पढ़ा लिखा अनपढ़ की उड़ाएगा और अनपढ़ लोग पढ़े लिखे की उड़ाएंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेशन देखा है ना आप लोगों में। कुछ लोग क्या बोलते हैं, पढ़े लिखों को बोलते हैं हाँ भाई तू पढ़ा लिखा है मतलब तू यहाँ पर आ सकता है, तुम पढ़े लिखे नहीं है तो तुम इस होटल में या इस जगह पर या इस प्लेस पे तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है। अरे भाई ऐसा क्यों, इंसान तो है ना, वो पढ़ा नहीं है मतलब उसको कैसे ना बोल सकते हैं। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। आगे और भी है, अर्बन रूरल। अर्बन मतलब शहरी लोग, रूरल मतलब गाँव के लोग। आपने देखा होगा कई जगह पर बेचारा गाँव वालों को एंट्री नहीं मिलती है, उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ऑल्सो बाय द अर्बन पीपल। लास्ट में अगर मैं बात करूं आपको, कास्ट सिस्टम, बेचारे दलित्स, अनटचेबल्स, जिनको लोग अपने घर में नहीं बिठाते हैं, पर ये नियम चला गया है। सभी को एक अच्छी नज़र से देखो, सबको एक तरह से देखो। जो आपके साथ अच्छी भाषा में बात करे उसको अपने साथ रखो, चाहे कोई भी धर्म का हो या कोई भी कास्ट का हो। जो अच्छी लैंग्वेज यूज करे, जिसकी नीयत अच्छी हो, साफ हो, सच्चा आदमी हो, उसको अपना दोस्त बनाइए, उसको अपने साथ रखिए जीवन भर। बाकी कोई काम नहीं आने वाला है। मैं बच्चों आगे बात करना चाहूंगा आपके साथ, जिसमें लिखा है इन द एंशिएंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ना सिस्टम। आपको पता है वर्ना सिस्टम ये है, ब्राह्मण सबसे ऊपर की जाति के वर्ण, क्षत्रिय नंबर 2 पे, वैश्य मतलब व्यापारी लोग, लैंड ओनर्स 3 नंबर पे, जो काम करते ना पेंटर, सर्वेंट, ये सब एकदम शूद्रस, और सबसे लास्ट में थे अनटचेबल्स, जो साफ सफाई करते वो लोग। ये सिस्टम चल रहा था। बोलो मतलब ये सिस्टम उसी समय से चला आता रहा, इसलिए लोगों में ग्रुप्स बढ़ गए, बराबर है। सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड का ग्रुप बन गया कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग अनपढ़ है तो उनका ग्रुप ये लोग आदिवासी इनका ग्रुप ये लोग मुस्लिम है इनका ग्रुप ये लोग जैन है इनका ग्रुप ये लोग पटेल इनका ग्रुप ये। क्या है ये? अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ो यार। अपने नाम से क्या मतलब, अपनी ये कास्ट सिस्टम लेके आगे बढ़ना, उसका फायदा उठाना गलत बात है ना। हेंस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसीलिए देश में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। आप देख ही रहे हो न्यूज में, अपने आजू बाजू में कितने सारे डिफरेंसेस है। जरा गरीब को देखो, उस आदिवासी को देखो, क्या हालत है उनकी। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर। जो लिटरेट पीपल है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत खूब कमा लेता है। दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस। सोसाइटी में रेप्यूटेड स्टेटस रखते हैं कि भाई हाँ मेरे बाजू में रहेगा तो कोई पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, मैं जहां जाऊंगा वो बड़ी बड़ी जगह होगी, मतलब ये स्टेटस बन गया है। डिफरेंसेस आ चुके हैं हमारी सोसाइटी में, लोगों में। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट कैन आल्सो बी सीन। सो अभी आपने सुना जैसे ये पढ़ा लिखा आदमी क्या चाहेगा, स्टैंडर्ड, एकदम हाई स्टैंडर्ड लिविंग, बहुत पैसा कमाता है ना, रेप्यूटेड सोसाइटी में रहता है और रेप्यूटेड लोगों के साथ ही रहता है। सो ये डिफरेंसेस आ चुके हैं। हाई सोसाइटी के पीपल मतलब अर्बन पीपल, एक तरफ है रूरल पीपल, ये भी डिफरेंसेस आ चुके हैं। इनके लिए ट्रीटमेंट अलग, इनके लिए सुविधाएं अलग। शहर वालों को सारी सुविधा, गांव वालों को कम सुविधा। यही है ना ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट और बाय द पीपल, बाय द सिस्टम। सो अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द रूरल पीपल। रूरल पीपल ज्यादा इंडिया में और अर्बन पीपल कम है। देन ऑल्सो दे आर एंजॉइंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव बीन अराइजन अमॉन्ग रूरल एंड अर्बन पीपल। ये जो मेजर डिफरेंस है उनके स्टैंडर्ड लिविंग लाइफस्टाइल में, इसके कारण बेचारे गरीब और अमीरों के बीच में जो फर्क आ चुका है, ये हाई स्टैंडर्ड लिविंग के कारण। सिंस राइट टू इक्वालिटी, इसीलिए राइट टू इक्वालिटी दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या दिया गया है? राइट टू इक्वालिटी। सभी को सेम अधिकार है, गरीब हो, गांव हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, जो भी हो। सो ये जो राइट टू इक्वालिटी है, क्या है? राइट टू इक्वल। सारे लोग इक्वल है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी को सेम अधिकार मिलेंगे इंडिया में।
जस्टिस मिलेगा, स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में। एक और एक्ट है RTE, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। ये जब नियम बना तो इस नियम के अनुसार गवर्नमेंट को सभी छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री देना पड़ेगा और कंपलसरी उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। जब पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया भाई। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें से कुछ सीखना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है। गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। क्या क्या दिया गवर्नमेंट ने? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फ्री स्कूल्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट स्कूल्स। फिर फैसिलिटीज मतलब रोड्स बना के दिए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना के दिए, आरोग्य केंद्र जिसे बोलते हैं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है, पीने का पानी पहुंचाया है। किस लिए? देश के लोगों को ये पहली जरूरत है, इसलिए ये सब दिया है। अगर ये सब जरूरतें मिलेंगी तो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट्स वाई। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलती है, बराबर है। जब देखो आजकल अब वुमेन को भी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई लड़का लड़की में कोई मतलब भेदभाव नहीं रखना है, सबको सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सभी महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सभी लड़कियों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी आदमियों को मिलती है। आइए चलिए आगे बात करते हैं एक और पैराग्राफ के बारे में, क्या लिखा है इसके अंदर, चलिए सुनते हैं और समझते हैं। बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम बनाए गए हैं कि कौन से नियम है, कोई भी आदमी कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई भी आदमी कोई भी भाषा में बात कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है, अपनी भाषा में बात कर सकता है, अपने सेलिब्रेट कर सकता है फेस्टिवल्स को। जब देश आजाद हुआ तब से इंडिया चेंज होते जा रहा है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन कम होते आ रहा है। हमें क्या करना है, इसको टोटली खत्म कर देना है। डिस्क्रिमिनेशन रहने नहीं चाहिए इंडिया में। आपको पता है कुछ सीट्स होती है ग्राम पंचायत में, वो रिजर्व रखी जाती है अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए। कुछ सीट्स पार्लियामेंट में भी रिजर्व होती है ST SC OBC सभी के लिए। सेम थिंग जॉब में भी अप्लाई होता है। जब गवर्नमेंट जॉब होती है तो इन सभी अलग अलग टाइप के लोगों के लिए, कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग सीट्स रिजर्व होती है 100% में से। मैं आपको बात करूं, गवर्नमेंट बच्चों के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उधर रह के पढ़ सके। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, जो गरीब है पढ़ लिख सकता है उसको पैसे मिलते हैं ताकि वो आगे पढ़े, हायर स्टडीज कर सके। फाइनेंशियल स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं लड़कियों के लिए ताकि लड़कियां आगे बढ़े। देखो पूरा देश के बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमें पूरी जिंदगी दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मैं आपको बाद में समझाता हूं। आगे मैं बात करूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लड़कियों के बीच में और लड़कों के बीच में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देश का। हर एक फैमिली में लड़का और लड़की के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़का ये कर सकता है, लड़की वो नहीं कर सकती है। लड़की वो करेगी, लड़की खाना ही बनाएगी, लड़का नहीं बना सकते। लड़का नहीं अच्छा लगता है बनाते हुए। लड़का क्रिकेट खेलेगा, लड़की क्रिकेट नहीं खेलेगी, घरकट्टा खेलेगी। ये क्या है? ये पहले से हमारे दिमाग में बिठाया गया है। सो ये सिर्फ इंडिया तक एग्जिस्ट नहीं करता है, पूरे वर्ल्ड में विमेन की यही हालत है। नेशनल डेवलपमेंट में एक्चुअली में विमेन का बहुत बड़ा रोल होता है। ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद अ सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा मतलब लड़का या लड़की पैदा होते हैं तो पहले से उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। बड़ी सी बाइक लड़के को देंगे लेकिन लड़की को नहीं देंगे, क्योंकि लड़की नहीं बाइक चला सकती है, ऐसा मानते हैं। लड़के को बर्तन मंजवाते हैं, पोछा करवाते हैं, खाना बनवाते हैं, लड़कों को खेलने देते हैं, बाहर घुमाना, स्पोर्ट्स करने देते हैं। पर ऐसा नहीं समझते हैं कि कोई लड़की ऐसी भी है जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा तेज है लड़के से। एटलीस्ट हमें चांस देना चाहिए दोनों साइड, गर्ल्स को बॉयज़ को, सभी काम के लिए। कोई भी किसी में भी एक्सपर्ट हो सकता है। सो यही जो डिफरेंस है हमें सोसाइटी में मिल रहा है और ये डेवलप हो रहा है। टुडे मेजोरिटी ऑफ वुमेन रिमेन एंगेज। आज की जो महिलाएं हैं मतलब इंडिया में मोस्ट ऑफली घर काम में, हाउस होल्ड और अपने बच्चों को बढ़ाने में ही उनकी जिंदगी चली जाती है। मेन काम गांव में भी ये होता है, सिटी में कम है। यही महिलाओं की हालत है, पर ये नहीं होना चाहिए। विमेन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है डिसीजन लेने में। जब भी कोई फैमिली मैटर होती है तो वुमेन को, जो महिलाओं को बोलते हैं कि आप चुप रहे। घर का बड़ा मेंबर होता है जिसे दादा कहते हैं या पापा, वही सारे डिसीजन लेंगे। महिला को बोलेंगे चुप रहिए आप, हम जो बोलेंगे वही करना है। ऐसे कि इसके पीछे भी काफी सारे रीजंस हैं, बट ये नहीं होना चाहिए। विमेन की भी बात सुननी चाहिए। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर। काफी सारी गर्ल्स को हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स हैं। देखो इस लड़की की हालत, दोनों लड़कियां देखो बेचारी घर पे, इतनी छोटी उम्र से इनकी क्या हालत है। पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, काम करने का मना है, घर में रहो, बर्तन मांझो, रसोई बनाओ, यही तुम्हारा काम है। और भी आगे मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या क्या होता है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली। उनको फ्रीली घूमने भी नहीं दिया जाता है।
सोचने तक दिया नहीं जाता है, उनकी सोच को भी स्टॉप लगा दिया कि तुम चुप रहो। कई जगह पर ऐसी हालत है। दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली, लड़कियों को इक्वली ट्रीट भी नहीं किया जाता, उनको अलग रखते हैं, भाई तू अलग है, लड़का अलग है मेरा घर का। गर्ल्स आर विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज। यस, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम है। लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करा देते हैं। पर्दा सिस्टम, ये पर्दा डाल के ही घूमना है। काफी सारी जगहों पे बच्चों आपने ये देखा होगा। क्यों ऐसा करते हैं? भाई उनको भी अधिकार है, उनको घूमने दो जैसे घूमना है वैसे, जबरदस्ती ये पहना के घूमना है, ये सब सिस्टम चल रही है। उसके अलावा डाउरी सिस्टम है, दहेज सिस्टम बोलते हैं, दहेज प्रथा, और भी काफी सारे सिस्टम से, कस्टम से जो हमारे देश से निकाले जाने चाहिए। इसका कारण है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का रेशियो बहुत ही कम है बच्चों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको चैप्टर में से काफी सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। अच्छे से पढ़ना, अब पढ़ोगे तो आपकी हालत ऐसी नहीं होगी। आपको मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा, हर एक फैमिली में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू गर्ल्स। कुछ लोग तो गर्ल को जन्म होते ही मतलब अंदर ही मार देते हैं जन्म के साथ, कि भाई लड़की नहीं चाहिए उसको मार दो, मुझे लड़का ही चाहिए। अरे ये क्या है? लड़का आएगा तो हमारे घर का नाम रोशन करेगा, लड़की आएगी तो क्या करेगी, शादी करके चली जाएगी, हमारे घर का क्या होगा फिर, ऐसा सोचते हैं। और भी काफ़ी सारे इसके पीछे के रहस्य है, सोच है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली। कुछ ही महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जाता है मेल और फीमेल के बीच में। आजकल आप देख रहे हो टीवी में काफ़ी सारे न्यूज़ आते हैं कि लड़कियां अभी चंद्र पे जाने लगी है, लड़कियां स्पेस पे जा रही है, लड़कियां स्काई डाइविंग करे, क्रिकेट टीम है लड़कियों की, हॉकी टीम है, कबड्डी टीम है, क्या क्या नहीं, लड़कियां कहाँ पर नहीं है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि स्टडीज़ में लड़कियां हायर है, लड़के पीछे जा रहे हैं। सो विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग। जिसका एक ही कारण है बच्चों, इन सभी का एक ही कारण है, एजुकेशन। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। लड़कियां पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। जरा इमेजिन करो, किसी के घर में समझो भाई नहीं है, सिर्फ बहन है, उसके माता पिता के पास एक लड़की है, तो क्या करेगा? भाई कहाँ से लेने जाएंगे? इसीलिए अगर ये लड़की पढ़ लिख लेगी ना, एक बेटे की तरह अपने माँ बाप के लिए काम कर सकती है। मैं कहता हूँ 110% कर सकती है। सो लड़कियों को भी पढ़ने दे, आगे बढ़ने दे। और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, लड़कियों को घर में चांस दे पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का। इसी के साथ हमारे चैप्टर की जो लास्ट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं विमेन पावर के बारे में, एक एक करके बताना चाहूंगा मैं आपको। इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया था 1992 में, स्पेशली महिलाओं के लिए। नारी अदालत ये भी एस्टैब्लिश की गई थी ताकि विमेन के कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फटाफट से जस्टिस मिल जाए और केस सॉल्व हो जाए। इसके बाद विमेन वेलफेयर सेंटर्स निकाले गए, बनाए गए ताकि महिलाओं के प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड कंबाइंड एफर्ट्स टू इंक्रीज रेशियो ऑफ गर्ल एजुकेशन। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और एड्स किए सरकार ने, लोगों ने, जो लोग मानते हैं कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए उन लोगों ने। हालांकि जो लोग नहीं मानते वो लोग तो आज भी नहीं मानते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे घर में जो काम वाले आंटी होते हैं ना, बर्तन मांजने के लिए और पोछा करने, वो आते हैं, जिसको हम काम वाली बोलते हैं। सो उनकी एक लड़की है जो आती है उनके साथ कभी कभी। तो मैंने उनको पूछा कि ये लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्यों नहीं पढ़ती है? तो बोले 8 में पढ़ा, फिर हमने छोड़ दिया। तो उसकी मम्मी बोलती है इसको पढ़ा के क्या करना है? तो मुझे पहले तो इतनी हंसी आई कि उसकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए आज वो ऐसा बोल रही है कि इसको पढ़ा के क्या करना है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो अपनी लड़की को काम पे लेकर नहीं आती, बल्कि वो स्कूल में भेजती। आप भी अगर आपके आजू बाजू में ऐसा हो रहा है तो उनको समझाइए एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, समझाइए। आप आगे बढ़ेंगे। लॉज हैव बीन मेड फ्रेम टू इंश्योर इक्वल ओनरशिप इन फैमिली प्रॉपर्टी। जब फैमिली प्रॉपर्टी होती है ना, तो जितने भी बच्चे होते हैं उसमें महिला, मतलब जो लेडी होती है, फीमेल होती है, गर्ल होती है, उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस और अधिकार होता है जितना बेटे का होता है। जितना बेटे को मिलेगा उतना लड़कियों को भी मिलना ही चाहिए नियम के अनुसार। आगे का पॉइंट है, स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत ही बड़े और स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं, डाउरी सिस्टम नाबूद करने के लिए। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोई भी फीमेल बच्चे के जन्म से पहले पता करती है कि वो लड़का है लड़की है तो वो गुनाह है। काफ़ी सारे लोग ये गलत काम करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। शादी में दहेज नहीं मांगना चाहिए लड़की के माँ बाप से, वो भी गलत है। लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करवाना तो बहुत ही गलत बात है। लड़की समझ ही नहीं रखते कि मैरिजेस क्या है, तो क्यों उसकी शादी करवाना इतनी छोटी उम्र से? सोचो आप लोग भी। लास्ट एक पॉइंट है बच्चों, मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 1980। 1980s इंडिया में विमेन पावर के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस तरीके से
वुमेन को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिले, एजुकेशन मिले, सिक्योरिटी मिले। सो होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो एक बार और देख लीजिए। और इसके साथ मैं चैप्टर को ख़त्म करना चाहूँगा और लास्ट में एक प्यारा सा पोस्टर बताना चाहूँगा और बताना चाहूँगा अगर आपको अपने टुमारो को मतलब नेक्स्ट डे को सुधारना है तो आज से पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आजू बाजू वाले सभी जो लोग इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको भी एजुकेट कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। फाइनली मेरा काम की चीज़ है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। वीडियो तो पसंद आएगी ना? वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नए हैं, और बेल आइकन दबाना भूलना नहीं भाई। दिमाग में उतर गई बात? क्लास 6 के जितने भी बच्चे उसको शेयर कर दो, फैला दो सब जगह पे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।